ये डॉक्टर रिटर की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद अपनी पत्नी के साथ जर्मनी छोड़कर हमेशा के लिए एक अनजान सुनसान आइलैंड पर चले गए ताकि वहां पर वो जिंदगी की एक नई अलग शुरुआत कर सके। पर धीरे धीरे वहां पर कुछ और लोग भी आए, जिससे वहां का पूरा माहौल बदल गया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ईडन। कहानी की शुरुआत होती है सन 1929 में। ये वो वक्त है जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ है। पूरी दुनिया सदमे में है। इसी वक्त में डॉक्टर रिटर अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए एक सुनसान आइलैंड पर आ जाते हैं। दरअसल अभी अपनी पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर बिताना चाहते हैं। रिटर को लिखने का शौक है, इसीलिए हमेशा वो अपनी व्यूज लिखता रहता है, और जब भी आसपास से कोई जहाज गुजरता है तो वो उन नोट्स को उस जहाज को दे देता है, जो शहर चले जाते हैं। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और साल आता है सन 1932। इस साल आइलैंड पर एक और आदमी आता है जिसका नाम हाइंज है। उसके साथ उसकी पत्नी मार्गरेट और उसका बेटा भी है। दरअसल इन तीनों ने यहाँ पर रहने का फैसला कर लिया है। रिटर इन तीनों को देखकर शॉक्ड हो जाता है। हाइंज उसके पास आकर उसे बताता है कि जो भी चिट्ठियां, जो भी नोट्स वो लिखता है वो शहर में पब्लिश होती है। वो शहर में बहुत फेमस हो चुका है। डॉक्टर रिटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइंज कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ अब यहीं रहना चाहता हूँ। शहर में मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। ये वातावरण उसके लिए अच्छा है। लेकिन रिटर के एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो नहीं चाहता कि हाइंज और उसका परिवार यहाँ पर रहे। वो बताता है कि यहाँ का जीवन इतना आसान नहीं है। पानी की यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, साथ ही खुद यहाँ फसल उगानी पड़ती है। पर हाइंज ने अब फैसला कर लिया है। रिटर भी इस बात को समझ चुका है, इसीलिए वो हाइंज के परिवार को पहाड़ पर ले जाता है जहां पर गुफा होती है। वो कहता है कि तुम अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ यहाँ पर रह सकते हो, पर यहाँ पर जंगली सुअर हैं, तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। और अब हाइंज के पास यहाँ रहने के लिए एक जगह है। रिटर अपने घर वापस आ जाता है, जहां पर उसकी पत्नी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर और भी लोग आकर रहें। रिटर कहता है मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर ज्यादा दिन टिक पाएंगे। उन्हें यहाँ पर टिकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो जल्दी यहाँ से लौट जाएंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी को खुशी होती है। वहीं अगले दिन हाइंज को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए पूरी मेहनत करना शुरू कर देता है। हाइंज वहाँ पर एक गड्ढा भी बनाता है ताकि बारिश के पानी को जमा कर सके और इन्हें पीने के पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। पर उसकी पत्नी मार्गरेट की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। हाइंज इस बात से परेशान है। मार्गरेट कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर हाइंज बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब वे काम कर रहे होते हैं तभी इन्हें गोली चलने की आवाज आती है। रिटर भी उस तरफ जाता है जहां से गोली की आवाज आई थी। ये बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि एक लड़की एलियोस अपने 2 लवर्स और एक सर्वेंट के साथ इसी टापू पर आई है। और जब वो इस टापू, इस आइलैंड को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो तय करती है कि यहाँ पर वो एक होटल बनाएगी ताकि जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आ सकें। इसके बाद एलियोस रिटर के घर जाती है। रिटर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो उसकी बहुत तारीफ करती है। वो कहती है कि तुम एक महान इंसान हो, तुमने इस पूरे आइलैंड को बसाया है। पर रिटर को उसे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर और लोग आकर बसें। वो पूछता है कि तुमने कहाँ पर स्टे किया है। वो बताती है कि मैं बीच पर रुकी हूँ। रिटर कहता है कि वो जगह सेफ नहीं है, तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। इसीलिए अब वो अपने दोनों लवर्स और सर्वेंट के साथ उस जगह पर चली जाती है जहां पर हाइंज ने अपना घर बनाया है, जहां वो उस पानी के गड्ढे में नहाना शुरू कर देती है जो हाइंज ने अपने परिवार के लिए पीने के लिए बनाया है। हाइंज जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये पानी पीने के लिए है। एलियोस जल्दी से पानी से बाहर आ जाती है और हाइंज से माफी मांगती है। हाइंज उसे माफ कर देता है। इसके बाद वो हाइंज को बताती है कि मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लेटर्स हैं जो लोगों ने तुम्हें भेजे हैं। इसमें कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं जो डॉक्टर रिटर के लिए हैं। तुम अपने लेटर्स निकाल लेना और डॉक्टर रिटर के लेटर्स उन्हें दे देना। हाइंज डॉक्टर रिटर के घर पहुंचता है और उन्हें उनके लेटर्स दे देता है, जो पहले से खुले होते हैं। हाइंज बताता है कि मैंने इन्हें नहीं खोला।
डॉक्टर रिटर समझ जाते हैं कि एलोइस इन दोनों के बीच में फूट पड़वाना चाहती है, क्योंकि कुछ देर पहले वो यहाँ पर आई थी। तब भी वो डॉक्टर रिटर को लेटर्स दे सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। हाइंस को ये सच्चाई जानकर बहुत दुख होता है। वो एलोइस के पास जाता और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एलोइस कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे घर के पास जब आई थी, तुम्हारे पीने के पानी में नहाई। इसमें भी डॉक्टर रिटर की गलती है, उन्होंने मुझे वहां पर भेजा था। हाइंस को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर रिटर नहीं चाहते कि यहाँ पर उनके और उनकी पत्नी के अलावा कोई दूसरा इंसान रहे, पर फिलहाल इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। हाइंस अपने परिवार के साथ इस आइलैंड पर बहुत मेहनत करता है और पहली बार वो सब्जियां उगाता है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि इस आइलैंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। सब्जियां उगाकर वो बहुत खुश है, पर जल्दी एलोइस अपने लोगों के साथ यहीं पर रहने के लिए आ जाती है। वो बताती है कि समंदर के किनारे पर बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए अब वो अपने दोनों लवर्स और सर्वेंट के साथ उन्हीं के घर के पास रहेगी। पर जल्दी वो यहाँ पर होटल का काम शुरू कर देगी, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। अब अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइंस की पत्नी मार्गरेट घर पर अकेली होती है। तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो घर से बाहर आती है जहाँ पर एलोइस का कैंप लगा है। वो मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि एलोइस के दोनों लवर्स इस वक्त मार्गरेट के घर पर ही हैं, जो उसके खाने पीने का सामान चुरा रहे हैं। मार्गरेट अपने घर के अंदर आ जाती है। वो दोनों छुप जाते हैं और अब मार्गरेट तय करती है कि उसे अकेले ही अपनी डिलीवरी करनी पड़ेगी। पर तभी उसे बाहर से आवाज आती है। जब वो बाहर जाती है तो उसके आसपास जंगली कुत्ते होते हैं, जिन्होंने उसे घेर लिया है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एलोइस के दोनों लवर्स खाना चुराकर एलोइस के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि मार्गरेट को मदद की जरूरत है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी मदद के लिए आए हो, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल एलोइस ने उन दोनों को खाना चुराने के लिए भेजा था। वहीं हम मार्गरेट को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके आसपास जंगली कुत्ते हैं जो उसकी बोटी बोटी नोचना चाहते हैं। मार्गरेट दर्द और डर से चिल्ला रही होती है। उसकी चीखें इतनी तेज होती है कि जंगली कुत्ते दूर हो जाते हैं और अब मार्गरेट एक बच्चे को जन्म देती है। और जंगली कुत्ते अब भी उसके आसपास हैं, जो उसे मारना चाहते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाते, यहाँ पर उसका हस्बैंड हाइंस आ जाता है, जो हवा में गोली चलाता है। जंगली कुत्ते वहां से भाग जाते हैं और अब हाइंस जब अपने बच्चे को देखता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे पता है कि डॉक्टर रिटर उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए वो उनके घर जाता है और डॉक्टर रिटर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर रिटर की पत्नी कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, जिसके बाद डॉक्टर रिटर उसके घर जाते हैं और बताते हैं कि अब भी उसके अंदर मांस का एक टुकड़ा फंसा हुआ है, जल्दी हमें उसे निकालना होगा, जिसके लिए हमें गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हाइंस गर्म पानी करना शुरू कर देता है। वहीं एलोइस को पता चलता है कि डॉक्टर रिटर हाइंस के घर गए हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन दोनों की दोस्ती हो। वो अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। उसका सर्वेंट कहता है कि तुम एक गलत इंसान हो, तुम्हें एक औरत का दर्द नहीं दिखता, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। इसीलिए उसका सर्वेंट उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। जल्दी हाइंस की पत्नी मार्गरेट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पानी की कमी है। साथ ही डॉक्टर रिटर, जो लिखने के शौकीन है, उनके दिमाग में अब नए थॉट्स नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर लोगों की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। साथ ही एलोइस का एक लवर, जिसका नाम रुडोल्फ है, वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। वो हाइंस फैमिली के पास जाता और कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। हाइंस परिवार उसे खाना खिलाता है। इसके बाद वो बताता है कि एलोइस, जो कि अपने आप को बहुत अमीर कहती है, वो अमीर नहीं है, बल्कि वो एक कैबरे डांसर थी। वो हमेशा झूठ बोलती है, वो अपने सपनों की दुनिया में रहती है। और अब अगले दिन यहाँ पर एक और इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, जिसके साथ उसके सर्वेंट्स भी होते हैं। और जब एलोइस को ये बात पता चलती है तो वो अपने साथियों से कहती है कि जल्दी इस जगह को साफ करो, ये आदमी बहुत अमीर है, हमें इसे किसी भी तरह से अपने वश में करना होगा। पर वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बिजनेसमैन यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर रिटर से मिलने के लिए आया है, क्योंकि उसने जो भी लेख लिखे थे वो उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था।
साथ ही वो डॉक्टर रिटर के लिए बहुत सारा सर्वाइवल के लिए सामान भी लाया होता है, जिससे डॉक्टर रिटर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो एलोइस से भी मिलते हैं। एलोइस उनके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिजनेसमैन इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। शाम को ये सब के सब एक गैदरिंग करते हैं, जहां पर वो बिजनेसमैन सबकी तारीफ करता है। साथ ही वो मार्गरेट से कहता है कि तुमने इस आइलैंड के पहले बच्चे को जन्म दिया है। कुछ देर के बाद सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एलोइस अब भी यहीं पर होती है। वो एक बार फिर से उस इंडस्ट्रियलिस्ट, उस बिजनेसमैन के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एलोइस को इससे बहुत दुख होता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे रिजेक्ट किया है। अगली सुबह बिजनेसमैन यहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक्टर रिटर जब अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बिजनेसमैन जितना भी सर्वाइवल का सामान, खाना उसके लिए लाया था, वो सब एलोइस ने चुरा लिया है। जिसके बाद वो हाइंस के पास जाता है और कहता है कि अब तुम्हें चुनना होगा, तुम मेरे साथ हो या एलोइस के साथ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद ये अपनी गन्स लेकर एलोइस के पास जाते हैं और कहते हैं कि खाना कहाँ पर है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। साथ ही वो हाइंस को मैनिपुलेट करके कहती है कि अगर मैं खाना लौटा भी दूं तो तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर रिटर उसे तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जो एलोइस का लवर होता है वो भी अपनी पिस्टल निकाल लेता है, पर तभी यहाँ पर मार्गरेट आ जाती है, जो सबको शांत रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि यहाँ पर हम गिने चुने लोग हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। डॉक्टर रिटर अपने घर वापस आ जाते हैं। उनका जो टाइपराइटर होता है जिस पर वो हर एक चीज लिखा करते थे, उस पर गोली चलाकर उसे तोड़ देते हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एलोइस का लवर रुडोल्फ, जो कि हाइंस परिवार के साथ खाना खाता है, उसे एलोइस अपने पास बुलाती है। उसका सामान देते हुए कहती है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? मैंने तुम्हें कभी अपने पास रोक कर नहीं रखा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल वो नाटक कर रही है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। वहीं हाइंस और उसकी पत्नी मार्गरेट जो घर के अंदर हैं, उन्हें बाहर से आवाज आती है। उन्हें लगता है कि कोई उनका पानी चुरा रहा है, इसीलिए वो उस तरफ गोली चला देते हैं। और जब वो पास जाकर देखते हैं तो वहां पर डॉक्टर रिटर की पत्नी का डोंकी होता है, जो यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था, पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये डोंकी डॉक्टर रिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि डॉक्टर रिटर की जो मुर्गियां होती है वो बीमार हो रही हैं। साथ ही उनका डोंकी वहां पर नहीं है, इसीलिए वो हाइंस परिवार के पास आती है और अपने डोंकी के बारे में पूछती है, पर हाइंस मना कर देता है कि मुझे तुम्हारे डोंकी के बारे में कुछ नहीं पता, जिससे रिटर की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर रिटर भी शिकार से वापस आ जाते हैं और अब हाइंस उनके पास जाता है, उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है, एलोइस का जो दूसरा लवर होता है इनकी बातें सुन रहा होता है और अब वहां से भागना शुरू कर देता है। ये उसे देख लेते हैं, ये उसका पीछा करते हैं। रास्ते में इन्हें एलोइस का दूसरा लवर मिलता है, जिसका नाम रुडोल्फ है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो डॉक्टर रिटर से माफी मांगता और कहता है कि एलोइस के कहने पर मैंने तुम्हारे डोंकी को चुराया था, और अब ये दोनों उसे माफ कर देते हैं। पर ये फैसला करते हैं कि ये एलोइस का सामना करेंगे। घर आने के बाद हाइंस अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है कि तुम जंगल में सामान इकट्ठा करने के लिए जाओ। उसका पूरा परिवार जंगल में चला जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर रिटर और रुडोल्फ के साथ एलोइस के कैंप के बाहर जाता, उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। पर उसका जो दूसरा लवर होता है वो वहां से बाहर आता है। वो बहुत ताकतवर है, वो इन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो रुडोल्फ को मारता, हाइंस उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। इस तरह से उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। ये इस टापू का पहला कत्ल है। इसके बाद अंदर से एलोइस बाहर आती है, जो कहती है कि इस इंसान ने मुझे यहाँ पर बंदी बना रखा था, तुमने उसे मारकर मुझे आजाद कर दिया। पर डॉक्टर रिटर को पता है कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे गोली मार देते हैं और एलोइस की भी मृत्यु हो जाती है। जंगल में मार्गरेट गोली की आवाज को सुन लेती है, पर ये तीनों फैसला करते हैं कि इस बारे में ये किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये उन दोनों की बॉडीज को ऊपर चट्टान से नीचे समंदर में फेंक देते हैं। अगले दिन प्लानिंग के मुताबिक रुडोल्फ डॉक्टर रिटर और मार्गरेट के पास आकर उन्हें बताता है कि एलोइस और उसका लवर इस आइलैंड को छोड़कर जा चुके हैं, पर इन दोनों को शक है।
इसीलिए ये उनके कैंप तक आते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि इलोइस का पूरा सामान वहीं पर है। इन दोनों को शक होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है, जिस बात को इनसे छुपाया जा रहा है। रुडोल्फ के पास कुछ सामान होता है जो डॉक्टर रिटर के पास आता है। वो सामान डॉक्टर रिटर को बेच देता है और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। मार्गरेट अपने हस्बैंड हाइंस के पास आती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। मैंने गोली की आवाज सुनी थी, जिसके बाद घर आकर मैंने तुम्हारी बंदूक की गोलियों को चेक किया जो पूरी थी। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर रिटर ने उन्हें मारा है और अब वो अपने अगले लेख में लिखेंगे कि तुमने उन दोनों को मारा था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आएगी और तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। हाइंस कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर मार्गरेट ऐसा करने के लिए मना कर देती है। वहीं हमें डॉक्टर रिटर की पत्नी को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान है। वो डॉक्टर रिटर से कहती है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारा मकसद कुछ और था, पर अब हम पूरी तरह से बदल चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो घर से निकल जाती है। तभी उसके पास मार्गरेट आती है जो उसे अपनी कुछ मुर्गियां और अंडे देती है और कहती है कि तुम्हारी मुर्गियां बीमार हैं, उन्हें मत खाना वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। और वो ये भी कहती है कि डॉक्टर रिटर ने एलियोइस और उसके लवर को मारा है। ये बात जानकर डॉक्टर रिटर की पत्नी की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो घर वापस आती है, जहां पर डॉक्टर रिटर उसे बताते हैं कि आज मैंने अपने अगले लेख को पूरा कर लिया है। ये एक तरह की फिलॉसफी है, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर रिटर की पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जानबूझकर वो उन्हीं बीमार मुर्गियों को बनाती है जिनको खाने से इंसान की जान जा सकती है। डॉक्टर रिटर उन्हें खा लेते हैं। उन्हें खाते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दरअसल उन्हें फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। डॉक्टर रिटर की पत्नी हाइंस और मार्गरेट के पास आकर बताती है कि डॉक्टर रिटर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये दोनों डॉक्टर रिटर को देखने के लिए आते हैं। उन्हें देखते ही मार्गरेट समझ जाती है कि डॉक्टर रिटर की पत्नी ने क्या किया है, क्योंकि उसी ने उसके दिमाग में जहर डाला था कि डॉक्टर रिटर अब बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुके हैं और इसी वजह से उसने जानबूझकर अपने ही पति को उन बीमार मुर्गियों को पकाकर खिला दिया। अब वो डॉक्टर रिटर के पास आती है और कहती है कि तुम अमर होने वाले हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। डॉक्टर रिटर समझ जाते हैं कि जानबूझकर उसकी पत्नी ने उन्हें वो जहरीला खाना खिलाया था। वो कहते हैं कि जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ उसी तरह से तुम भी तड़पोगी। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, क्योंकि मरने से पहले डॉक्टर रिटर ने उन्हें एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था ये एलियोइस और उसका एक लवर यहाँ से गायब हो चुके हैं और मुझे शक है कि उन दोनों को हाइंस ने मार दिया है। दरअसल मार्गरेट का शक बिल्कुल ठीक था। उसने पहले हाइंस को वार्न कर दिया था और अब पुलिस ऑफिसर्स हाइंस के घर जाते हैं जहां पर उसकी पत्नी मार्गरेट है। वो मार्गरेट से पूछते हैं कि हाइंस कहां पर है। वो कहती है कि उसने किसी को नहीं मारा। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रिटर की पत्नी ने गवाही दे दी है कि हाइंस ने ही एलियोइस और उसके लवर को मारा है। ये सुनकर मार्गरेट को बहुत गुस्सा आता है और वो बताती है कि डॉक्टर रिटर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी है। उसने जानबूझकर उन्हें वो जहरीली बीमार मुर्गियां खिलाई जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई और डॉक्टर रिटर की मृत्यु हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो तय करता है कि वो इस केस को छोड़कर यहाँ से वापस चला जाएगा और जब वो जा रहा होता है तो डॉक्टर रिटर की पत्नी और बाकी लोग भी उसके साथ चले जाते हैं। अब यहाँ पर हाइंस, उसकी पत्नी मार्गरेट और उसके बच्चे रह जाते हैं, यानी कि ये पूरा आइलैंड उन्हीं का है। कई साल बीत जाते हैं। सन 1943 में डॉक्टर रिटर की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले वो सब कुछ लिखकर चली जाती है जो उस आइलैंड पर हुआ था, जिस वजह से सबको इस कहानी के बारे में पता चलता है। और इसके बाद मार्गरेट भी एक किताब लिखती है जिस किताब में इसी आइलैंड की कहानी है जो डॉक्टर की रिटर की पत्नी की कहानी से बिल्कुल अलग है। इसीलिए किसी को सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं चलता। मार्गरेट अपने पूरे परिवार के साथ पूरी जिंदगी उसी आइलैंड पर रहती है और सन 2000 में उसकी मृत्यु हो जाती है जब उसकी उम्र 96 यानी कि 96 ईयर्स थी। उसका पूरा परिवार आज भी उसी आइलैंड पर रहता है जहां पर उनके बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं। वहां पर टूरिस्ट जाते हैं जिससे उनकी आमदनी होती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी
कहानी आपको पसंद आई होगी।